हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो है फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे एमसीक्यूज़ का। और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसकी मैंने कुल मिला के जो है अभी तक 3 वीडियोस कंप्लीट करी हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ है उन्हीं वीडियोस पर जो है बेस्ड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उन वीडियोस को देखो, है ना, क्योंकि जो है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा चैप्टर की समझ होना ज़रूरी है। तो आप पहले उन वीडियोस को देख लो, ज़्यादा नहीं है वो, 10 मिनट्स को 12 मिनट्स इतना आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स या एक गुड सी जीपीए इन केमिस्ट्री आप सिक्योर करना चाहते हो, तो आप पहले उन वीडियोस को देखो, फिर इस वीडियो को देखो। आई गारंटी कि जो ये 10 एमसीक्यूज़ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जो है आईआर इनएक्टिव निकालते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होता है, कौन सा मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव होता है, उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर इससे पहले आपको जो है उन 3 वीडियोस को देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो है, ये भी जब मैंने आपको शुरू कराया था वीडियो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था। और ये प्रीवियस ईयर में आप देखोगे, अगर आप बुक ले रहे हो, बुक के पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलोगे ना, तो वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करा था। तो क्वेश्चन आपका है कि आईआर यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो है स्टडी हम किसके साथ करते हैं। ठीक है, मतलब किसके हेल्प से हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। कुछ तो लेते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए कुछ तो आप अपने साथ रखते हो। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें होती हैं उनको आपको लेके चलना पड़ता है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो आपको इंटरेक्शन करना होता है वो होता है आईआर रेडिएशन के साथ। किसी भी सैंपल का अगर आप इस बीकर में या इस जो भी आप टेस्ट ट्यूब कह दें, अगर आप यहाँ पर कोई सैंपल लेना है और आपको ये देखना है कि इस सैंपल में जो है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईआर रेडिएशन के हेल्प से और जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच है उसके हेल्प लेना पड़ेगा आपको इस सॉल्यूशन में जो वेरियस फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनकी डिटर्मिनेशन के लिए या उनकी स्टडी के लिए। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इंफ्रारेड रीजन इज। हमारे पास आईआर रीजन होता है और आईआर रीजन से एक सर्टेन जो है एनर्जी एसोसिएट, सर्टेन एनर्जी रेंज होती है आईआर रीजन की या इंफ्रारेड रीजन की। तो वो कह रहा है कि बताओ उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो उसकी जो रेंज होती है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना। तो उसकी जो रेंज होती है, और ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो 10 किलो कैलोरी पर मोल से लेके टू 1 किलो कैलोरी पर मोल जो होता है, इतनी एनर्जी रेंज जो होती है वो आपकी इंफ्रारेड रीजन की होती है। यही कारण है कि ये एनर्जी इतनी इनफ नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं देखूंगा, आगे एक क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कस करेंगे इसको दोबारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 10 किलो कैलोरी टू 1 किलो कैलोरी, इसके बीच में जो है आईआर रीजन की जो एनर्जी होती है वो आपकी आती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम 0.8 माइक्रोन टू डैश। यहाँ पर रेंज बता रहा है कि किस रेंज पर जो है कहाँ से कहाँ तक ये रेंज करता है। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ का रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। तो 0.8 से तो शुरू होता है और ये जो है जाता है, ये रुकता है, वो होता है 200 माइक्रोन पे। 0.8 माइक्रोन से शुरू होता है और 200 माइक्रोन पे जाके ये रुक जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी इज नॉट इनफ टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स बट दिस एनर्जी इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग मोशन इन मॉलिक्यूल्स। ये कहना चाह रहा है कि जब देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था
कि IR रेडिएशन में जो एनर्जी रेंज है, IR रेडिएशन की जो एनर्जी रेंज है वो आपकी 10 किलो कैलोरी टू 1 किलो कैलोरी होती है, और ये एनर्जी ना बहुत कम होती है। ठीक है, इतनी कम होती है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रखूँ, ठीक है, और एक लेवल, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ठीक है, और ये एनर्जी मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को अप्लाई करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएगा, यानी ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए जो है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जो एनर्जी कम है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा या जो भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में प्रेजेंट होंगे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, बस अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते रहेंगे, अपनी मीन पोजीशन पे जहाँ पर है वहीं पर उनका वाइब्रेशंस होता है। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो किससे एसोसिएटेड होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, ये इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि ये जो है एक्साइटेशन कर सके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा ये एनर्जी नहीं है कि यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पार करा सके, यहाँ तक ट्रांजिशंस करा सके इसका। ठीक है जी, तो इसका क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। नेक्स्ट है, in an spectrum the region from 0.8 micron to 2.5 micron is called। तो मैंने बताया था IR के 3 रेंजेस होते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं आप वहाँ जाके देख लेना। IR के 3 जो है क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक होता है फार IR, नियर IR और मिड IR। तो मिड IR की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0.8 माइक्रोन से लेके 2.5 माइक्रोन। ठीक है, तो ये 0.8 टू 2.5 माइक्रोन जो है किसका रेंज है, किसका रेंज है, तो ये रेंज है आपका नियर IR का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्शन रूल, क्वेश्चन नंबर 6 है, द सिलेक्शन रूल ऑफ IR स्पेक्ट्रा इज। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस है रिपीट होने के। तो मैंने आपको बताया था कि म्यू जो है, मैंने वहाँ पर क्या माना था, म्यू है यहाँ पर आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट। म्यू जो है डाइपोल मोमेंट मैंने स्ट्रेच्ड बॉन्ड का माना था। ठीक है, स्ट्रेच्ड बॉन्ड का माना था, और जो मैंने म्यू डैश माना था वहाँ पे, वो मैंने माना था किसका, कंप्रेस्ड का। कंप्रेस्ड में जब कंप्रेस्ड फॉर्म में जब दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, यानी बॉन्ड कंप्रेस हो जाएगा। तो स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जो डाइपोल मूवमेंट है स्ट्रेचिंग का और जो डाइपोल मूवमेंट है कंप्रेसिंग का, यानी जो म्यू है, ठीक है, जो म्यू है किसका, स्ट्रेचिंग का यानी S का, और जो म्यू है कंप्रेसिंग यानी C का, वो बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी जाके जो है आपका IR रेडिएशन कोई सैंपल एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज H2N2O2Cl2R। ये आपको पूछ रहा है कि जो ये होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो मैं H2 को ही पकड़ता हूँ, H आपस में, H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि H सिंगल बॉन्ड H। अगर मैं बीच से एक प्लेन डालूँ मैं बीच से इस तरह से इसे काट दूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच से काट दूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है और जो राइट वाला पोर्शन है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, लेफ्ट राइट पोर्शन आपस में क्या करेंगे, चमक जाएंगे एक दूसरे को, मतलब सेम होंगे। तो जब ये सेम होंगे तब इन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा IR इनएक्टिव होते हैं। IR ध्यान रखना, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट पार्ट में, तीसरा पार्ट जो आया था उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। IR इनएक्टिव होता है, ठीक है। रीज़न इज़ दैट कि इनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता यार, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं जितना जो हाइड्रोजन है, जितना फोर्स इस पर इस तरफ ये हाइड्रोजन लगा रहा है, इस या जहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है,
इस हाइड्रोजन का भी इन इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वली फोर्स लग रहा और इस वाले हाइड्रोजन का भी इन इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वली फोर्स लग रहा अपोजिट, तो ना ये ना कैंसिल हो जा रहे हैं, ये इधर लग रहा है एक इधर, कुल मिला के जीरो हो जा रहा, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा है और डायपोल मोमेंट आपका जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये होमो डायटोमिक है सारे के सारे, क्योंकि सेम सेम लगे अगल बगल जो है H2 दो H से बना है, N2 दो N से बना है, O2 दोनों ही ऑक्सीजन है, Cl2 में दोनों ही क्लोरीन, जब दोनों सेम सेम हो तो हमेशा वो क्या होते हैं, IR इनएक्टिव। मतलब अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ IR इनएक्टिव का मतलब कि मैंने अगर इस सॉल्यूशन में Cl2 लिया और O2 लिया, तो अगर मैं यहाँ से IR रेडिएशन को भेजता हूँ तो जो ये सॉल्यूशन में हमारे पास जो सैंपल में Cl2 और O2 है, ये इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो भाई IR इनएक्टिव हैं। ठीक है, उनका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर है और IR एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक डायपोल मोमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम स्विच ऑन करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हेट्रोन्यूक्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर IR इनएक्टिव बिकॉज, वो पूछ रहा है आपसे कि जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी एक जरा थोड़ा माइनर सा करेक्शन यहाँ पे करना, ये इन मत करना, ठीक है, IR एक्टिव करना है, इसको इन हटा देना यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझसे भी लिखते वक्त मिस्टेक हो जाती है, IR एक्टिव करना। ठीक है जी, क्योंकि IR इनएक्टिव कौन होते हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा, होमो मतलब जिनका लेफ्ट और राइट पोर्शन सेम होता है। हेट्रो तो ऐसा होगा जिसका लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जिसका लेफ्ट और राइट पोर्शन डिफरेंट होता है वो IR एक्टिव होता है। तो उसका भी मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे, क्या ये कहना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स IR एक्टिव होते हैं क्यों, रीज़न बताइए। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा मैंने वीडियो में कुछ नहीं छोड़ा है जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब मैंने उसमें इंक्लूड करा है, आप वीडियोस को रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है जी, कैरी मिनाटी देख लो अगर बोर हो रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ये कहना चाह रहा है कि IR एक्टिव क्यों होते हैं। अगर हेट्रोन्यूक्लियर होते क्या है, सबसे पहले तो हेट्रोन्यूक्लियर जैसे यार देखो, एक H होगा दूसरा अलग एटम होगा, दोनों H नहीं है अभी की। ठीक है, जैसे मैं मान लो मैं आपको लिखता हूँ H होगा, दूसरा क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ठीक है, जैसे ये वाले हो गए, जैसे एक और NO2, मैंने इसके सारे एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों डिफरेंट है, क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों एटम्स डिफरेंट है ना, तो इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, दो एटम कुल हैं, तो इसलिए डाई का मतलब होता है दो। तो क्यों ये IR एक्टिव होते हैं, वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो मैं इसका आपको पहले ऑप्शन बता दूं कि इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, बोथ परमानेंट हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट इन दैम। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इन दैम होता है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ये नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रोसिमेट्री किस में होता है आपका, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इससे जस्ट जो पहले वाले क्वेश्चंस में हमने वो जो मॉलिक्यूल्स हमें गिवन थे उनमें होता है सेंट्रोसिमेट्री। अब यहाँ पर क्यों होता है इनमें डायपोल मोमेंट, भाई ऐसा क्या हो गया, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। देखो, अगर मैं कोई भी एक हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाऊं, जैसे मान लो ये HCl है ना, उसका ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा है, एक दूसरे को चमक नहीं रहा। अगर आप बीच से प्लेन भी डालो इस तरह से आप क्या करो, मैं HCl लिखता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से एक प्लेन डालो जरा, तो क्या ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से चमक रहा है, शीशे में एक जैसे दिखेंगे, ये एक दूसरे को नहीं दिखेंगे, चचेरे भाई लगेंगे, मतलब अलग अलग लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं वापस ये रफ करूँ सिमेट्री, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट ही हमने देख लिया, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंट्रो सिमेट्री इनमें नहीं है। अब इनमें डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है। ये क्या है, ये नेगेटिव है, क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ये क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। अब जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव वाले से लेके नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी, ऐसे याद रखो ना, देखो यहाँ पे प्लस बन रहा है, ये
प्लस बन रहा है ना, तो प्लस से लेके कहाँ पर, नेगेटिव की तरफ जाना है आपको, ठीक है। तो अब यार एक बात सुनो, ऐसा क्यों, प्लस से नेगेटिव ही क्यों हो रहा है? अच्छा देखो, H और Cl के बीच में ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, उसका कंट्रोल इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का यहाँ पे, और ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये क्या होंगे, क्लोरीन के ज़्यादा करीब होंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी जो है अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इसलिए जो है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से लेके कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव से लेके नेगेटिव चार्ज मतलब इस तरफ ज़्यादा डोमिनेटेड होगा, तो इस तरफ कैंसिल करने के लिए, इस डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए इस तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, या डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यही रीज़न है, क्योंकि जो है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एक एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो IR एक्टिव हो जाए। वो मॉलिक्यूल क्या होता है, उसी के वजह से IR एक्टिव होता है। तो बस इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, इसलिए वो IR एक्टिव होते हैं। एक बात ध्यान देना, ये जो इनएक्टिव है यहाँ पर, इसको सही कर लेना, इसको एक्टिव करना, आई रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव। अभी पूछ रहा है IR एक्टिव कौन है। अब वही सिंपल सी बात है भाई, जो जैसे देखो Cl को पकड़ो, चलो पकड़ो इनको, Cl बनाओ, N2 को पकड़ो, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, O2 को पकड़ो, O डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, मारो इनके बीच में एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन मारो, मारी, ये दोनों चमक रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, IR इनएक्टिव। यहाँ पर भी एक लाइन मारो, दोनों चमक गए एक दूसरे को, ये भी IR इनएक्टिव होगा। इस पर भी एक लाइन मारो, ये चमक गया, ये भी IR इनएक्टिव। लेकिन इसको पकड़ो जरा, ये जो थोड़ा अलग सा दिख रहा है ऑप्शन ए में, NH है, ये N है, H है, ठीक है। तो अगर मैं बीच में लाइन डालूं, ठीक है, तो क्या ये इसको चमक रहा है, दोनों एक दूसरे को चमक रहे हैं, नहीं चमक रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, और जब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो तो वैसा मॉलिक्यूल हमेशा IR एक्टिव होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इनकेस कोई दिक्कत हो तो डू राइट मी इन कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा वहाँ पे, या अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं उसको डिस्कस कर लूँगा सॉरी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि विच मॉलिक्यूल विल नॉट एब्जॉर्ब IR रेडिएशन। देखो क्वेश्चन फ्रेम करने पूछ वो यही रहा है कि IR रेडिएशन कौन, ये डायरेक्ट पता क्या पूछना चाह रहा है। अगर वो बोले कि विल नॉट एब्जॉर्ब IR रेडिएशन, मतलब वो IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल पूछ रहा है। और अगर वो ऐसा फ्रेम कर दे क्वेश्चन की विच मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब IR रेडिएशन, तो भाई IR रेडिएशन वही एब्जॉर्ब करेंगे जो IR एक्टिव होंगे, यानी ये वाला जो होगा। इस तरह से वो बदल सकता है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है, कॉन्सेप्ट वही सेम रहना है, कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि कौन जो है IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब हमें IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल ढूंढना होगा। और IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल मैंने बोला था जितने भी जो सेम दिखे, जैसे ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी को ही पकड़ो डायरेक्ट, H को बनाओ, बहुत बार आ गया, अब तो टिप्स पे हो भी गया होगा, ठीक है। लाइन मारो बीच में, दोनों चमक गए मतलब IR इनएक्टिव हो गए। IR इनएक्टिव हो गए मतलब वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। आप हाइड्रोजन रख लो इसमें, भेजो यहाँ से IR रेडिएशन, कुछ नहीं करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, क्योंकि इस पर डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं, डाइपोल मूवमेंट 0 है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला हो आपको ज़रूर फ़ायदा मिला हो, ठीक है। और ज़रूर कुछ जो है आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प होगी इससे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।